हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ए.के. सिंह का मेजरमेंट। ठीक है, तो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेसिक्स है ये, और जो हम पढ़ेंगे आगे आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, उसके लिए ये आने वाले लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, वैसे पढ़ाने को तो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, 2-3 पन्नों का है, शॉर्ट नोट्स है। लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जीक्यूट क्या करेंगे, है ना? अपने आंसर उसमें लिखेंगे क्या? आपको 15-20 लाइनें बस लिखनी है उसमें, लेकिन आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे जब तक आपको पीछे का उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मज़ा आएगा आपको। चलिए बामोस। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपके आंसर एवेल्यूएशन की, है ना, लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं होता। तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है मेजरमेंट में एंड एवोल्यूशन में, सॉरी एवेल्यूएशन में। मेजरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। तो जैसे मान लीजिए आपको अपनी लंबाई नापनी है, अपनी हाइट नापनी है, तो आप क्या करते हैं, इंची टेप या टेप की मदद से या स्केल की मदद से या किसी भी ऐसे बार की मदद से जिसमें हाइट मेंशन हो, उससे अपना अपना क्या मेजर करते हैं, आप हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट किसी इवेंट्स के लिए भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो। ठीक है, उसको कहते हैं हम मेजरमेंट, कि किसी इवेंट के लिए कुछ असाइंड वैल्यू होगी, उसको कहेंगे मेजरमेंट। और इवेल्यूएशन क्या होता है? बाय इवेल्यूएशन वी मीन अप्रेजल और असेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। तो इवेल्यूएशन मतलब क्या होता है? या तो उसका अप्रेजल या उसका असेसमेंट, किसी आंसर का असेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। जैसे बोलते हैं आपको आंसर राइटिंग करनी है तो उसमें बॉडी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, कुछ एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है यूपीएससी ने कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो आपका एवेल्यूएशन करते हैं तो उसी पे जज करते हैं, उसी पे पैमाने पे नापते हैं कि आपने उस हिसाब से आंसर लिखा हुआ है कि नहीं, उससे कहते हैं एवेल्यूएशन। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच। अब आगे देखते हैं। इसी में टकमैन कहते हैं, टकमैन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस वेयर इन द पार्ट्स, प्रोसेसेस और आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जामिन टू सी वेदर दे आर सेटिस्फैक्ट्री, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, आवर ओन एक्सपेक्टेशंस और आवर ओन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे टकमैन भाई साहब ने क्या कहा है, इवेल्यूएशन के बारे में, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इवेल्यूशन के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो एग्जामिन करते हैं, ठीक है, कि जो आपका जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। मान लीजिए उन्होंने कोई स्टैंडर्ड सेट किया था ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में अगर ये सिम्टम्स दिखाई देंगे, ये ट्रेड्स दिखाई देंगे, तो उसको पागल कहा जाएगा या उसको इंटेलिजेंस में नापा जाएगा। ठीक है, तो उसका इवेल्यूशन कैसे होगा? अगर वो उनके जो आउटकम्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं उनको, तो ये कहा था टकमैन ने। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है अमित नाम का, जिसकी हाइट है 5 फीट 11 इंच। ठीक है, और एक आदमी है जिसका टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, है ना। इसको हम कहेंगे मेजरमेंट। ठीक है, ये दो को, जो 5 फीट 11 इंच और 30 वर्ड पर मिनट, इसको कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब रिसर्चर ने कहा कि अमित शॉर्ट है, अमित इज़ शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अमित के सामने कोई ना कोई होगा जो स्टैंडर्ड होगा। मे बी आप मान लीजिए 6 फीट की हाइट होगी स्टैंडर्ड, या मान लीजिए अमित से बड़े कुछ 5 लड़के होंगे। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आप देख रहे हैं। इसी के साथ द टाइपिस्ट इज़ अ ग्रेड ए टाइपिस्ट, उसको क्यों बोला? क्योंकि मान लीजिए कोई ग्रेड बी वाला होगा जिसकी 25 वर्ड पर मिनट होगी, या कोई ग्रेड सी वाला होगा जिसकी 10 वर्ड पर मिनट होगी। तो किसी के सामने, किसी स्टैंडर्ड के सामने जब हम जज करते हैं तो उससे कहते हैं हाइट ऑफ द चाइल्ड आर बीइंग कंपेयर्ड विथ रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड। ठीक है, उससे कहेंगे हम इवेल्यूएशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट है, इसका रूट क्या होता है? बायोलॉजिकल भी होगा एंड बिहेवियरल साइंसेस में, दोनों में इसके रूट्स मिलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट होता है इन दोनों का। द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट डेट्स बैक टू अराउंड 206 BC। ठीक है, 2006 BC में चाइना में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, पहली बार मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट चाइनीज़ ऑफिशियल ने स्टार्ट किया था, ताकि वो क्या करते थे, अपने ऑफिस में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी फिटनेस चेक करने के लिए कि अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं। आप सोचिए 2006 BC में जब वहाँ पे अशोक एम्पायर वगैरह खेल रहे थे, तो वहाँ पे वो ये सब कर रहे थे। इसके बाद ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी 2006 से 20 BC में द यूज़ ऑफ टेस्ट बैटरीज बिकम वेरी कॉमन। तो क्या हुआ, जब टेस्ट बैटरीज आ गई थी हान डायनेस्टी के समय। ठीक है,
ये इसकी हिस्ट्री चल रही है। इसी के बाद क्या होता है, जब चाइना से किसने सीखा, वेस्ट ने। वेस्ट हमेशा ऐसा ही करता है, हमारे एशिया से सीख के जाता है और वहाँ बोलता है कि हमने बनाया है इसको। तो चाइनीज़ एफर्ट्स ने की मदद से वेस्टर्न कंपनीज़ ने क्या किया, वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली। फिर जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 1832 में उन्होंने भी सेम सिस्टम फॉलो किया। कौन सा? साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हों वो काफ़ी दिमाग वाले हों और अच्छे से भारत को लूट सकें। इसके साथ ही जब 1855 में जब सिविल सर्विसेज खोली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो उसी में सेम सिस्टम की बात की गई है कि इसी तरह से साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होगा तो ऐसे लोगों को सिविल सर्विसेज में लिया जाएगा। तो आगे आने वाले लेक्चर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि सिविल सर्विसेज आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये आपको साइकोलॉजी पढ़ने से कितना बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ जब हम आगे देखेंगे आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी मदद होगी। तो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपको आगे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी क्या क्या मांग रहा है, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। ओके। 1850 में क्या होता है साइकोलॉजी? 1850 से पहले साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी था। साइकोलॉजी को पहले कंसिडर किया जाता था कि ये फिलोसफी से निकली हुई ब्रांच है, मींस फिलोसफी में ही साइकोलॉजी को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन 1850 के बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारे लिप्जिग में पहली एक्सपेरिमेंटल वो खुली, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी खुली लिप्जिग में, विलियम वुंड से खुली 1879 में, तब क्या होता है, तब इसको बोला जाता है कि जर्मनी में और ब्रिटेन में 1850 के बाद ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट की, है ना। अब मेजरमेंट कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसके फंक्शंस क्या है ना, मतलब किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। इन सिलेक्शन, मान लीजिए सिलेक्शन ऑफ पर्सनल इन इंडस्ट्री, कि वो इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको अच्छे हैवी लोगों को लेना है ताकि वो सामान उठा सके, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी इसके लिए मेजरमेंट करेंगे वो, कि कुछ लोगों से सामान उठवा के देखेंगे, उनकी कुछ एबिलिटी चेक करेंगे, है ना, इसलिए। फिर दूसरी बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जो टीचर्स हैं वो क्लासिफाई कर पाएंगे बच्चों को कि ये अच्छा पढ़ता है, ये थोड़ा कम पढ़ता है, ये एवरेज पढ़ता है, इस प्रकार की क्लासिफिकेशन के लिए, है ना। और कंपैरिजन भी हो सकता है। जो हमारे जो वर्क्स हैं गेल्टन एंड डार्विन के, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है, यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी एक जैसे नहीं है और आप और आपके माँ बाप भी एक जैसे नहीं है, ठीक है। हर कोई भी दो इंडिविजुअल है, उनमें कुछ ना कुछ ट्रेट मेंटल प्रोसेस में सब में चेंज होता रहता है। फिर और क्या हो सकता है इसके फंक्शंस? इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी है आपको किसी की, तो उसको मेजरमेंट करेंगे आप कि इसकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, क्या है सी सेट निकाल पाएगा, है ना। उस हिसाब से आप उसको फिर पेपर 1 चेक करेंगे। रिसर्च में काम आ सकता है कि भाई देख रहे हैं कोविड के दौरान क्या हुआ, कि लोगों को मेजर करेंगे कि भाई इनको क्या क्या तकलीफ़ हुई, आगे ऐसे कुछ पेंडेमिक आएगा तो क्या कर सकते हैं हम, है ना। इन इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बताने के लिए। तो ये सब इनके फंक्शंस हुए। अब आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट में क्या फ़र्क है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, ये क्वालिटी पे फोकस करता है। इसके साथ ही फिजिकल मेजरमेंट जो होता है वो क्वांटिटी पे फोकस करता है। जैसे साइकोलॉजिकल में क्या होता है, ट्रेड्स, हैबिट्स, टेंडेंसीज एंड द लाइक्स ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए आपको आइसक्रीम पसंद है, आपके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ, लेकिन मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आइसक्रीम से सख्त नफरत है, और उसके साथ बचपन में सब कुछ सही सही हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों की चीज़ें अलग अलग हो गई। तो जब उनका मेजरमेंट किया जाएगा तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो कैसे बचपन से बड़े हुए, इस तरह की बातें, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट्स का होगा, थिंग्स का होगा, जो फिजिकली प्रेजेंट है वर्ल्ड में। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वो फिजिकली प्रेजेंट है, उसका मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल में क्या करोगे आप, कि उसको पिज़्ज़ा इतना पसंद है, उसको आइसक्रीम 50% पसंद है, उसको घूमना 90% पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ क्वालिटेटिव हो सकता है वो, और जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। यहाँ पे देखिए आपके लिए ये बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टेबलर फॉर्म में। तो साइकोलॉजिकल में क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है इसका। लेकिन फिजिकल में यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ फिक्स्ड, मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0 से स्टार्ट होगी और 8000 जितना भी जाती है वो वहाँ तक जाएगी। साइकोलॉजी में क्या होगा, कोई भी ट्रू 0 पॉइंट नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन फिजिकल में क्या है, ट्रू 0 पॉइंट है। कैसे, मीन सी लेवल या कोई भी डेप्थ मान लीजिए, उसको मेजर करना है तो इतना जाएंगे, ये 0 मानेंगे, राइट। फिजिकल चीज़ जब भी हमको मेजर करनी होती है तो हम 0 पॉइंट, ट्रू 0 पॉइंट मानते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। किसी का अगर इंटेलिजेंस स्कोर 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, डिपेंड करता है चीज़ों पे। साइकोलॉजी जो है वो लेस एक्यूरेट एंड प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कोई इंटेलिजेंस में अच्छा हो और उसका एप्टीट्यूड ख़राब हो, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी हो लेकिन उसको कोई बीमारी हो,
ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, मोर एक्यूरेट, इतना है तो इतना ही रहेगा। फिर दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट है उसको, लेकिन फिजिकल को डायरेक्ट मेजरमेंट, इंची टेप लिया, नाप दी उसकी लंबाई एवरेस्ट की, ठीक है। नॉट एंटायर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो साइकोलॉजी में क्या होगा, आप जो पूरी क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। कोई एक ट्रेट होगा, उसका इंटेलिजेंस होगा, उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसका बिहेवियर होगा, कोई एक ही ट्रेट पे आप उसको स्टडी कर पाएंगे, उस मतलब मेजरमेंट कर पाएंगे। लेकिन फिजिकल में क्या होगा, आप एंटायर क्वांटिटी कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट में इतनी बर्फ़ है, इतनी गर्मी है, इतनी लंबाई है, इतने झाड़ हैं, इतने पेड़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। आगे देखते हैं कि मेजरमेंट प्रोसेस में स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा, सब में यही लगभग ऐसी ही चीज़ें रहेंगी। पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द क्वालिटी और एट्रीब्यूट। सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और डिफाइन करना होगा कि क्या क्वालिटी हम चाह रहे हैं और क्या एट्रीब्यूट हम चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को पागल बनाना है, मतलब पागल का चेक करना है पागल है कि नहीं, तो बताएंगे हम, एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे कि भाई साहब ये अगर उसमें होगा तो ही वो पागल कहलाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी को क्या करना है, एम्प्लॉय लेना है ट्रक ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए उसको ट्रक ड्राइवर का एग्ज़ाम देना है, तो उसको अगर आप सीसेट दिलवा दोगे या कोई मैथ्स और रीजनिंग का एग्ज़ाम दिलवा दोगे, तो उससे उसकी ट्रक ड्राइवरी की जो एबिलिटी है वो जज नहीं हो पाएगी, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके बजाय उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखेंगे कैसा है, उसका डेप्थ परसेप्शन कैसा है, कितने कैसा देख सकता है, उसकी आई साइट कैसी है, हिंडर तो नहीं कर रही है, या उसको चेक करेंगे लो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स हैं उसके कि नहीं। तो इसको कहते हैं रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन कर देंगे हमको ये चाहिए, हम ये देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। फिर दूसरा आता है डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस फॉर आइसोलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग एट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस बता देंगे, ठीक है, कि ये हमारा इंटरेस्ट है और ये इसमें अगर बताएगा तो ही पास है, वरना इसका मेजरमेंट फेल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्लोथ कैन बी मेजर्ड विद टेप एंड रूलर, ठीक है। आप किसी कपड़े की लंबाई मेजर कर सकते हैं टेप से और स्केल से। लेकिन साइकोलॉजी में क्या करोगे, आप किसी का इंटेलिजेंस टेप से कैसे नाप सकेंगे, या किसी की पर्सनैलिटी आप कैसे नाप सकेंगे, ना सर्कल है ना सर्कमफ्रेंस है, कुछ भी नहीं। मेजरमेंट आप सिर्फ क्वालिटेटिव है साइकोलॉजी में। तीसरा है क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट। जैसे ही आप स्टेप 2 करते हैं, क्लियरली बता देते हैं कि हम ये एट्रीब्यूट्स ढूंढ रहे हैं, हमको ये चाहिए, अगर ऐसा ऐसा होगा तो ही हमको ये मिलेगा। ये करने के बाद आप क्या होते हैं, आउटकम्स आपके क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप ये, आप क्या करते हैं, किसी भी कोई ट्रेट है उसको क्या करेंगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देंगे अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि दिस इज़ डन बाय असाइनिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मान लीजिए कि किसी की पर्सनैलिटी देखनी है कि वो ओवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, अगर उसने ऐसा किया तो 1 पॉइंट, उसने ऐसा किया तो 3 पॉइंट, इस तरह से फिर उनको मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको बताएंगे। तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, जो सेट ऑफ रूल्स हैं इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम स्केल, कि ये स्केल है, इसका स्केल के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट होता है। अब बात करते हैं अगली। अब मेजरमेंट तो करेंगे, लेकिन हमेशा क्या होता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे आप भी 100% सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओके। तो जनरल प्रॉब्लम्स क्या है मेजरमेंट की, इनडायरेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, इनकम्प्लीटनेस ऑफ मेजरमेंट, रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। तो ये सब चीज़ें होंगी। कोई भी मेजरमेंट इनडायरेक्ट नहीं हो सकता या इनकम्प्लीट रहेगा, है ना। कंप्लीट कैसे हो सकता है, किसी की पर्सनैलिटी है, अमित की इतनी है, लेकिन अगर मान लीजिए अक्षय की कुछ अलग है, या मान लीजिए राजीव की और कुछ अलग है, तो क्या है, इनकम्प्लीट रहेगी हमेशा। मेजरमेंट इन फिजिकल साइंसेज, यहाँ ध्यान देना, फिजिकल साइंसेज एज वेल एज इन बिहेवियरल साइंसेज आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट प्योर, है ना। कभी भी 100% जो हमने बात कही वो कभी भी प्योर नहीं हो सकते। किसमें, बिहेवियरल साइंसेज में और फिजिकल साइंसेज के मेजरमेंट में। ये है इनकी जनरल प्रॉब्लम्स, ये होनी ही होनी है। अब सोर्सेज ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, अब मेजरमेंट करने के दौरान अगर क्या एरर हो सकता है, रिस्पोंडेंट, मान लीजिए आप किसी को एग्जामिन कर रहे हैं, तो मान लीजिए लेकिन उसका दिन ख़राब है आज, उसको आप एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद चक्कर आ गया, चक्कर आके जब वो उठा फिर से आप टेस्ट ले रहे हैं, तो मान लीजिए वो कॉन्शियस हो गया, ठीक है। या मेंसीरियर जो चेक कर रहा है उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, है ना। या मान लीजिए सिचुएशन, बैठ के धूप में चेक करना था कि लोग गर्मी से छाँव में आ रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए पानी आ गया, है ना। या टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ख़राब है। आपको याद होगा जब आप 12th में फिजिक्स के एग्जाम्पल करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, तो क्या होता था, बीकर में कुछ आप मानते थे ना एक्सेप्शन कि 0 नहीं हो सकता, वही सेम बात यहाँ पे भी लागू हो रही है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस क्या है असेसमेंट, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इज़ अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ परफॉर्मेंस। तो बोलते हैं ना कि मेरा असेसमेंट होना बाकी है या कॉलेज में असेसमेंट सबमिट करना है, तो क्या है कि वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स, है ना। आप क्या क्या करते हैं,
ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके जो एचओडी है उनको आपके परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेस, परफॉर्मेंस ऑफ ऑथेंटिक टास्क, टीचर रिपोर्ट, है ना, टीचर रिपोर्ट दे देगा कि भाई इनका असेसमेंट अच्छा नहीं, इनका रिपोर्ट कार्ड ख़राब बन जाएगा, इनके मार्क्स कम आ जाएंगे डिग्री में। या फिर आप सेल्फ रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं कि साल भर मैंने ये सीखा, ये मुझसे बनता है, ये नहीं बनता है, जो आप सबमिट करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, बेसिक गोल क्या है असेसमेंट का, टू इवेल्युएट अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर फंक्शनिंग। तो मान लीजिए आप आज 60% ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगला साल जो आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें आप शायद 75 स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये है असेसमेंट का बेसिक गोल कि लास्ट टाइम जब हमने आपको असेस किया था तो आपके 60% थे, इस बार आपने इंप्रूवमेंट किया है तो आपका असेसमेंट कितना आ गया है, 75%। असेसमेंट आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म। तो आप देख रहे हैं 60 से 75 का जो जंप हुआ है उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो ये बताता है असेसमेंट कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं, दूसरा है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज डन थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर बाय पुटिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अ यूनिफॉर्म मैनर। ध्यान से सुनिएगा, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक यूनिफॉर्म मैनर में, है ना, उनको जब आपको दिया जाता है तो आपका बिहेवियर बाय, सॉरी वो बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। सो ध्यान से सुनिएगा, टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग की जाती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है काहे के लिए, फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर बाय पुटिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपका बिहेवियर चेक करना है तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करेगा, है ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं कि सीधे आपसे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, पहले आपका नाम पूछेगा, फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपका एड्रेस। इस तरह से जो भी सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो फॉलो होगा उसको कहते हैं हम टेस्टिंग। बोलते हैं ना किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग मीन्स पहले वो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है, मार्केट में पहले वो ट्रायल बेसिस पे किया जाता है ना, एक सिस्टमेटिक होता है प्रोसीजर, इसी को कहते हैं टेस्टिंग। दस टेस्ट आर अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट। तो टेस्ट क्या है, असेसमेंट ही है कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में। और टेस्ट क्या आंसर करता है, हाउ वेल द इंडिविजुअल परफॉर्म ईदर इन कंपेरिजन विद अदर्स, तो दूसरे के कंपेरिजन में आप कैसा दे रहे हो, और इन कंपेरिजन विद परफॉर्मेंस ऑफ एनी टास्क, या फिर किसी टास्क के कंपेरिजन में कैसा परफॉर्मेंस था आपका। बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, इसमें क्या है, आपका परफॉर्मेंस चेक होता है, इंडिविजुअल परफॉर्म ईदर इन कंपेरिजन विद अदर्स। तो 10 लाख लोग बैठते हैं, उनके साथ आपकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है कि नहीं होता। आपके 2 पेपर होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म क्वेश्चंस रहते हैं, वो एक प्रोसीजर में रहते हैं, इसी को कहते हैं टेस्टिंग। एनी असेसमेंट टेक्निक्स इज कॉल्ड टेस्ट। तो आपका असेसमेंट होता है कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में है, इसको टेस्ट कहते हैं। ओनली व्हेन, कब कहेंगे टेस्ट, ओनली व्हेन इट्स प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर स्टैंडर्डाइज। तो यूपीएससी क्या करता है, जो भी आंसर्स हैं उनको वो स्टैंडर्ड पे सेट कर देता है कि मतलब आंसर की जो बनती है आपकी वो पहले से ही सेट हो जाती है कि भाई ये आंसर इसका रहेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कोरिंग होती है, और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज। ऐसा नहीं कि राजस्थान के बच्चों के लिए कुछ अलग यूपीएससी आंसर की देगा और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए अलग। ठीक है, ऐसे कहते हैं टेस्टिंग। देयर इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल, एक सैंपल होता है। देयर इज़ एविडेंस फॉर इट्स रिलायबिलिटी। तो इसलिए यूपीएससी पे कोई डाउट नहीं करता, क्यों, क्योंकि रिलायबल है और उसकी वैलिडिटी है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जो आंसर की है ऑल इंडिया एक जैसी ही रहेगी। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका ये टेस्ट का। अब चलते हैं आगे, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, मेजरमेंट इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल प्रोसेस। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है। मेजरमेंट बस ये करता है कि हाउ मच, है ना, कितना आपकी पर्सनैलिटी है, कितनी है आपका बिहेवियर है, कितना है आपका डेवलपमेंट हुआ है, कितना हुआ है। हाउ मच सिंपल सी बात है, मेजरमेंट। तो क्या होगा, किसी न किसी ये न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा। तो ये था आपका ए.के. सिंह का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है ना। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि थोड़े से टफ होना स्टार्ट होंगे, लेकिन क्या है, आपको ध्यान लगा के इसको समझना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको समझेंगे आपके लिए आगे आने वाला टी टेस्ट, अनोवा, टू फैक्टर एनालिसिस एंड आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, ये सब चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेस्ट सीरीज़ हमारी है अवेलेबल 21 के लिए, तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, एंड बैचेस भी हैं, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, करना है करिए, नहीं करना मत करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।